हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं नवनीत वर्मा आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं इस वीडियो लेक्चर्स में। हम लोग आज पढ़ेंगे अप्लाइड फिजिक्स सेकेंड के अंतर्गत चैप्टर फर्स्ट तरंग गति एवं इसके अनुप्रयोग। इसके पहले लेक्चर में हम लोगों ने कुछ बेसिक्स इंट्रोडक्शन टर्म्स इसके देखे थे, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था तरंग क्या होती है, तरंग गति क्या होती है, तरंग कितने प्रकार की होती है। आज हम उसके आगे देखते हैं कि तरंग गति के चैप्टर में आपको और कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, आज का पहला टॉपिक है आवर्त गति। आवर्त गति को इंग्लिश में कहा जाता है पीरियाडिक मोशन। पहला टॉपिक है हमारा आवर्त गति, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पीरियाडिक मोशन। आवर्त गति होती क्या है? तो अगर कोई कण या पिंड इस प्रकार से गति कर रहा हो कि एक निश्चित समय अंतराल पर वो अपनी गति को बार बार रिपीट कर रहा हो, दोहरा रहा हो, तो उसे हम कह सकते हैं कि वो आवर्त गति है। लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे जो पथ है उसका वो निश्चित होना चाहिए, जो समय अंतराल है वो भी निश्चित होना चाहिए, और वो गति बार बार रिपीट होनी चाहिए। तो हम उसको क्या कह सकते हैं कि ये आवर्त गति है, ये पीरियाडिक मोशन है। एग्जाम्पल, जैसे पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, तो पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेती है? 365 दिन। तो पहला चक्कर अगर 365 दिन में लगाती है तो दूसरा चक्कर भी 365 दिन में लगाएगी, और जिस पथ से पहला चक्कर लगाती है उसी पथ से दूसरा चक्कर भी लगाएगी। तो जो पृथ्वी की सूर्य के चारों तरफ गति होती है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये क्या है? आवर्त गति है। इसी प्रकार ग्रहों की जो गतियां हैं सूर्य के चारों ओर, या उपग्रहों की जो गतियां हैं सूर्य के चारों ओर, ये सब क्या होंगे? आवर्त गति होंगे। दूसरा एग्जाम्पल, सरल लोलक। सरल लोलक क्या होता है ये आगे डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। फिलहाल सरल लोलक की जो गति होती है वो क्या होती है? आवर्त गति। या आपने सभी ने घड़ी देखी है, तो जो घड़ी के सुइयों की गति है, चाहे वो सेकंड वाली हो या घंटे वाली हो या मिनट वाली हो, सबकी गति क्या है? आवर्त गति। और घड़ी में पेंडुलम लगा होता है, जो अलार्म घड़ी होती है उसमें एक पेंडुलम लगा होता है, तो जो पेंडुलम की गति होती है उसको वो भी आवर्त गति है। ठीक है, तो इस प्रकार से बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे आसपास मिल जाएंगे। अब आवर्त गति को अगर क्लासिफाई किया जाए तो हम एक और टर्म इसी में देखते हैं, उसको कहते हैं दोलन। क्या क्या कहा जाता है इसको? दोलन गति या कंपन गति। ऑसिलेशन और वाइब्रेशन, या इसको कह सकते हैं ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन। ऑसिलेशन क्या होता है या दोलन क्या होता है? जैसे हम लोगों ने देखा कि कोई कण अगर निश्चित पथ पर अपनी गति को निश्चित समय अंतराल में दोहरा रहा है तो उसको क्या कहा जा रहा है? आवर्त गति। लेकिन थोड़ी सी कंडीशन, अगर यहाँ पे थोड़ी कुछ शर्तें लागू कर दी जाएं कि अब कोई कण अपनी गति को दोहरा रहा है, निश्चित पथ पर गति कर रहा है, निश्चित समय अंतराल में गति कर रहा है, लेकिन वो किसी निश्चित बिंदु के इधर या उधर गति कर रहा है। अब चारों तरफ गति नहीं हो रही है। अब कोई भी निश्चित बिंदु अगर लेंगे, कोई फिक्स पॉइंट लेंगे, तो उसके सिर्फ दोनों तरफ गतियां हो रही हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक फिगर के माध्यम से देखें, जैसे सिंपल पेंडुलम है, ये आपका दृढ़ आधार, जिससे किसी धागे की सहायता से एक बॉब को लटका दिया गया। बॉब क्या होता है? धातु का भारी गोला। अब अगर इसको लटकाया गया है, इसको ये यहाँ पे रुका हुआ है, इसको अगर खींच कर थोड़ा सा किसी भी
दिशा में थोड़ा सा खींचकर अगर हम छोड़ दें तो ये इस प्रकार से कुछ गति करने लगेगा इस पथ पर। तो जो यहाँ पे निश्चित बिंदु रहा ये है निश्चित बिंदु, जिसको हम क्या कहते हैं, माध्य स्थिति। क्या कहते हैं, माध्य स्थिति, मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन, माध्य स्थिति या साम्य स्थिति। अब इसके इस तरफ कहाँ तक जाता है, यहाँ तक, दूसरी तरफ जाता है यहाँ तक। तो जो ये इस बिंदु से इधर या उधर गति हो रही है इसको हम क्या कहते हैं, दोलन। ठीक है, दोलन भी आवर्त गति का ही पार्ट है। ये ध्यान रखेंगे कि दोलन क्या है, आवर्त गति का पार्ट है। जितनी दोलन गति होंगी वो सब के सब क्या हैं, आवर्त गति हैं। लेकिन जो आवर्त गति है वो दोलन गति हो ये आवश्यक नहीं है। अब कहेंगे कैसे आवश्यक नहीं है, तो पहले हम दोलन गति में कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं, फिर उसके बाद आगे उसको डिफाइन करते हैं और अंतर देखते हैं दोनों में अंतर क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं कि दोलन गति का एग्जाम्पल क्या होगा। ठीक, तो हम लोगों ने देखा दोलन गति का एग्जाम्पल क्या होगा। जैसे पेंडुलम को सरल लोलक को इसकी माध्य स्थिति से अगर विस्थापित किया जाता है तो ये इस निश्चित बिंदु के माध्य स्थिति के दोनों तरफ ये गति करने लगता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, दोलन गति या कंपन गति। इसी प्रकार अब इस स्प्रिंग का एक सिरे को हुक से बांधते हैं, जैसे दृढ़ आधार से, दूसरे सिरे से किसी भार को लटका दिया जाए और उसको खींचकर छोड़ दिया जाए, तो इस प्रकार से वो ऊपर नीचे कंपन करने लगेगा। तो जो ये इस प्रकार से वो ऊपर नीचे कंपन कर रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, दोलन गति। आपकी दीवार पे कोई कैलेंडर लटका हो, तेज हवाएं लग रही हों, उस पर फैन चला दिया जाए तो कैलेंडर जो हिलेगा, जो गति करेगा, वो गति कैसी होगी, दोलन गति। ठीक है ना। तो इस प्रकार से बहुत सारे से एग्जाम्पल मिलेंगे जो दोलन गति के होंगे। अब बात आती है कि जैसे मैंने अभी बताया आपको कि जो दोलन गति होती है वो आवर्त गति होती है। आवश्यक रूप से होगा ऐसा कि जितनी भी दोलन गतियां हैं वो सब आवर्त गति होंगी, जितने भी ऑसिलेटरी मोशन है सब पीरियाडिक मोशन है, हार्मोनिक मोशन है। लेकिन जितनी आवर्त गतियां हैं क्या सभी दोलन होती हैं, ये आवश्यक नहीं है। कैसे, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे हम लोगों ने देखा घड़ी की सुइयों की गति क्या होती है, आवर्त गति, जबकि घड़ी के पेंडुलम की जो गति है, जो अलार्म घड़ी है, जो उसका पेंडुलम है, उसकी जो गति है वो दोलन गति है। तो वहां पे भी हमने देखा था आवर्त गति में कि जो पेंडुलम की गति है वो आवर्त गति है, लेकिन पेंडुलम की जो सही गति है उसको हम क्या कहते हैं, दोलन गति। तो जैसे हम देख रहे हैं कि पेंडुलम जो है वो दोलन गति कर रहा है, लेकिन दोलन गति को हम क्या कह सकते हैं, आवर्त गति कह सकते हैं। लेकिन जो घड़ी की सुइयां हैं, घंटे की सुई है, मिनट की सुई है, जो ये गति कर रही हैं ये आवर्त गति है। क्या ये दोलन गति भी है, तो आपका उत्तर होगा नहीं, ये दोलन गति नहीं है, ये आवर्त गति है। क्यों, क्योंकि घड़ी के सुइयों की गति उस निश्चित बिंदु के चारों तरफ हो रही है, इधर और उधर नहीं है। जबकि दोलन गति के लिए आवश्यक शर्त क्या है कि उस निश्चित बिंदु के इधर या उधर होनी चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। इसी से जुड़ा हुआ एक आपका अगला टॉपिक है सरल आवर्त गति। सरल आवर्त गति, इंग्लिश में कहते हैं इसको सिंपल हार्मोनिक मोशन। सरल आवर्त गति क्या होती है कि अगर अब कोई पिंड किसी निश्चित बिंदु के इधर उधर सीधी रेखा में गति कर रहा हो, जैसे हमने देखा यहाँ पे कर्व बन रहा है, वृत्तीय गति भी हो रही थी, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही थी, घड़ी की सुइयों की गति थी, तो वो सभी आवर्त गतियाँ थीं। लेकिन इस बार कंडीशन दी जाएगी अब आपको कि जो आवर्त गति होगी, जो गति रिपीट होगी बार बार एक ही पथ पर एक निश्चित समय अंतराल में, वो कैसी होनी चाहिए, एक सीधी रेखा में होनी चाहिए, स्ट्रेट लाइन में होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो वो सरल आवर्त गति है, अगर ऐसा नहीं होता है तो वो सरल आवर्त गति नहीं है, वो सिर्फ आवर्त गति है। सरल आवर्त गति के लिए कुछ बेसिक कंडीशंस होती हैं, या हम कैसे पहचानेंगे कि सरल आवर्त गति कौन सी है और कौन सी नहीं है, तो उसके लिए हम अभी आगे देखेंगे
सरल आवर्त गति के लक्षण, उसमें हम 2-3 पॉइंट्स पढ़ेंगे। इसको आगे डिटेल में डिस्कस किया जाएगा जब हम लोग पढ़ेंगे सरल लोलक। फिलहाल यहाँ मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। सबसे पहली कंडीशन कि जो विस्थापन होगा सरल आवर्त गति में, जो कण का विस्थापन होगा, दोलन होगा, वो त्वरण के समानुपाती होगा, लेकिन दोनों की दिशाएं क्या होंगी, एक दूसरे के विपरीत होंगी। ठीक है। दूसरी कंडीशन, जो गति होगी वो सरल रेखीय होगी। क्या होगा, जो गति होगी वो सरल रेखीय होगी, स्ट्रेट लाइन में होगी, लीनियर होगी। थर्ड पॉइंट कि जो यहाँ पे फोर्स लगेगा उस फोर्स की डायरेक्शन हमेशा मीन पोजीशन की ओर होगी। मीन पोजीशन क्या होता है, माध्य स्थिति। जैसे ये कण गति करते हुए कहाँ पहुँच गया, एकदम बाहरी बिंदु पर। अब यहाँ पर भी इस पे ऊपर जो बल लगेगा उसकी दिशा कहाँ है, अंदर की ओर है। जो अंदर की ओर बल लगता है इसको कहते हैं प्रत्यानयन बल। क्या कहा जाता है, यहाँ पे जो बल लग रहा है इसको कहते हैं प्रत्यानयन बल। इंग्लिश में इसको कहते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। ठीक है। अब प्रत्यानयन बल क्या होता है इसको अभी आगे डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे, ध्यान रखेंगे कि तीसरी कंडीशन क्या है कि जो बल लग रहा है उसकी दिशा सदैव कहाँ होनी चाहिए, मीन पोजीशन की ओर होनी चाहिए, हमेशा माध्य स्थिति की ओर होनी चाहिए, इनवर्ड डायरेक्शन में होना चाहिए, टुवर्ड द मीन पोजीशन। ठीक है। अब बात आती है ये प्रत्यानयन बल होता क्या है। जैसे अब आपने किसी कण को यहाँ से विस्थापित किया, लोलक को आपने विस्थापित किया। अब ये लोलक इस पथ पर गति करने लगता है, हिलने लगता है, दोलन करता है। तो जैसे आपने इसको बाहर यहाँ तक खींचा इस स्थिति से, उसके बाद छोड़ दिया, तो आपने अब बल हटा लिया है तो उसको आके माध्य स्थिति पर रुक जाना चाहिए। लेकिन क्या ऐसा होता है, नहीं। क्यों नहीं होता है, कौन सी प्रॉपर्टी काम करती है, तो हम क्या कहेंगे, इनर्शिया, जड़त्व। जड़त्व के कारण अब जो वस्तु गति में आ गई है वो गति में रहना चाहती है, और ये वस्तु या पिंड जो माध्य स्थिति है इसको पार कर जाता है। जब इसको पार कर जाता है तो कहाँ चला जाता है, दूसरी दिशा में। अब दूसरी दिशा में आगे की ओर जा रहा है तो वापस कैसे आता है, तो मैंने अभी बताया कि एक बल हमेशा यहाँ काम करता है जिसकी दिशा कहाँ होती है, केंद्र की ओर या माध्य स्थिति की ओर। ये बल हमेशा इसको आगे जाने से रोक रहा है, इसको खींच रहा है अंदर की ओर, विस्थापन के समानुपाती है लेकिन विपरीत दिशा में है। अब ये बल हमेशा इसको माध्य स्थिति में लाने की कोशिश करता है, और इसी बल के कारण पिंड दोलन करते करते इसकी जो गति होती है वो धीरे धीरे क्या होती है, समय के साथ घटती जाती है, और अंत में जाकर पिंड क्या हो जाता है, स्थिर हो जाता है। तो अगर हम डिफाइन करना चाहें प्रत्यानयन बल या रिस्टोरिंग फोर्स क्या है, तो एक लाइन में कह सकते हैं कि सरल आवर्त गति में या आवर्त गति में लगने वाला वह बल जिसकी दिशा हमेशा साम्य स्थिति या माध्य स्थिति की ओर होती है। या और दूसरे शब्दों में कहें तो हम कह सकते हैं कि वह बल जो आवर्त गति में कण को या पिंड को सदैव साम्य स्थिति में लाने का प्रयास करता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रत्यानयन बल कहते हैं, रीस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अब कल से हम लोग देखेंगे इसके आगे कि सरल आवर्त गति के लिए और कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं, मैथमेटिकल इक्वेशन क्या होते हैं, मैथमेटिकल कंडीशन क्या होती है, गणितीय विधि भी देखेंगे, यहाँ पे कुछ इक्वेशंस ड्राइव करेंगे। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। और एक ज़रूरी बात कि सभी लोग जो भी छात्र इसको वीडियो को देख रहे हैं वो वीडियो को देखें और अपना नोट्स बनाएं। आपके पास बुक्स हैं, बुक्स अवेलेबल नहीं हैं तो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में सारे जो भी लेक्चर्स होंगे या जो चैप्टर वाइज उनके PDF नोट्स आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, वहाँ से देख लें और उस नोट